बच्चों हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इससे पूर्व के चैप्टर के तहत हमने जाना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध व अन्य युद्धों में जीत हासिल कर भारत में अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करती है। इसी के साथ ही हमने अध्ययन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का यहाँ के शासक, नवाब वर्ग, आदिवासी, जमींदार, जागीरदार, किसान वर्ग, इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज के वीडियो अर्थात इस चैप्टर के तहत हम अध्ययन करेंगे कि अंग्रेज सरकार की नीतियों का भारत की शिक्षा व्यवस्था पर, यहाँ के विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को फर्स्ट वीडियो के साथ। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, यानी इस टॉपिक के तहत हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज अधिकारियों के दो समूहों को। कुछ अंग्रेज अधिकारियों का ये मानना था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति उन्नत है और हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। और ऐसे वर्ग के जो अधिकारी थे, ऐसे वर्ग के जो लोग थे अंग्रेज अधिकारी, उनको प्राच्यवादियों की संज्ञा दी गई। दूसरी तरफ वो लोग आते थे, वो अंग्रेज अधिकारी शामिल थे जो कि भारतीय सभ्यता को, शिक्षा को निराधार मानते हुए पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, कुछ ऐसे अधिकारी थे जैसे कि विलियम जोन्स, टॉमस कोलब्रुक जैसे अंग्रेज अधिकारी जो कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। और उनका ये तर्क था कि चूंकि हम भारत में शासन कर रहे हैं, इसलिए भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए भारतीयों को भारतीय शिक्षा, जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है, उसी का ही ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीयों के मन में न केवल अंग्रेजों के प्रति गहरा लगाव और आदर विकसित होएगा, बल्कि वो अंग्रेज शासन के लिए भी सहयोगकारी रहेंगे। मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो भारतीय लोग हैं उनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा को नहीं थोपा जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी मूल सभ्यता है, मूल संस्कृति है, उसी को ही बढ़ावा देना चाहिए। जो पहले से उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनकी शिक्षा चली आ रही है, उसी को ही बढ़ावा देना चाहिए। तो एक तो उनका तर्क ये था कि इससे उनके मन में, भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति लगाव व आदर विकसित होगा। दूसरा तर्क ये दिया इन अंग्रेज अधिकारियों ने कि जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करके जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको भारतीयों की जड़ें समझने में मदद मिलेगी, यानी प्रशासन करने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं इनके क्या विचार थे। इन्होंने भारत को समझने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन पर बल दिया। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी आप समझ गए होंगे, जो कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे, यानी ऐसे अंग्रेज अधिकारी, ऐसे अंग्रेज व्यक्तियों का समूह जो कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता के प्रति आदर भाव रखते हुए भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। तो इन प्राच्यवादियों में प्रमुख थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स का थोड़ा अगर हम परिचय देखें तो ये 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसमें जूनियर जज के पद पर नियुक्त होकर कलकत्ता आए थे। जो जोन्स हैं वो हम कहें भाषाविद थे। उन्हें विभिन्न भाषाओं की जानकारी थी, नई नई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना, नई नई भाषाओं को सीखना उनका एक तरह से हम कहें उनकी रुचि थी। तो जोन्स कानून के जानकार होने के साथ साथ एक भाषाविद थे, और भाषाविद मैं बता चुकी हूँ जो कई भाषाओं का जानकार हो। उन्हें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था, यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत तक भी वो सीख रहे थे। कलकत्ता आने के बाद संस्कृत भाषा का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और भारतीय भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने अगला जो कदम उठाया, अगला स्टेप उठाया, भारत के साहित्य का, जो यहाँ की स्मृत साहित्य परंपरा थी, उसका अध्ययन करने का। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान, यानी जितने भी मानविकी विषय थे, विज्ञान के विषय थे, भारतीय संस्कृति सभ्यता के, उन सब का अध्ययन कर लिया। तो भारतीय पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए हमारी बुक में एक चित्र दिखाया गया है, विलियम जोन्स फारसी भाषा सीखते हुए उन्हें दिखाया गया है कि उनकी कितनी ज़्यादा रुचि थी नई नई भाषाएं सीखने में और नया नया साहित्य पढ़ने में। तो भारत में आके भी उन्होंने यही किया, संस्कृत भाषा सीखी, भारतीय जितनी भी प्राचीन ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना प्रारंभ किया। और तर्क उन्होंने क्या दिया कि जब हम किसी दूसरे देश में आए हैं, शासन कर रहे हैं, तो उस देश को समझने के लिए उस देश की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। तो इनको
विलियम जोन्स को हमने देखा कि विलियम जोन्स की तो रुचि थी, विलियम जोन्स को अपने जैसे और अधिकारी मिल गए, जिनमें मुख्य हैं हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड। तो कोलब्रुक और हॉलहेड भी ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रेरित थे। इन्होंने भी भारतीय भाषाएं सीखी और जो संस्कृत व फारसी रचनाएं हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना शुरू किया। इन्होंने संस्कृत व फारसी रचनाएं, जो यहाँ की परंपरागत रचनाएं थी, उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। और ये भी प्राचीन जो विरासत थी, भारतीय प्राचीन विरासत, बहुत हम कहते हैं सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था, आध्यात्मिक गुरु था, तो जो हमारी स्मृत परंपरा थी उसको समझने के प्रयास में ये लगे हुए थे। तो जोन्स ने अपनी एक टीम बनाई, विलियम जोन्स ने। तो टीम में कोलब्रुक थे, हॉलहेड थे, इन तीनों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम भारतीय संस्कृति सभ्यता को उठाने का कार्य करते हैं। और इसी क्रम में इन्होंने एक संस्था का गठन किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या नाम था संस्था का? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस संस्था का गठन किसने किया? तो हमें पता होना चाहिए, विलियम जोन्स, कोलब्रुक और हॉलहेड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। इसी के साथ ही इन्होंने एक रिसर्च मैगजीन, एक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया एशियाटिक रिसर्च के नाम से। तो काफ़ी इन्होंने प्रयास किए। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये कोलब्रुक है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। आगे बढ़ते हैं। जब ये विद्वान इस तरह के प्रयास कर रहे थे तो इनके विचारों से, इनके प्रयासों से प्रभावित होकर कंपनी के कुछ अधिकारी भी जुड़ गए इन्हीं के साथ। और इन अधिकारियों ने भी इस चीज़ में सहमति दिखाई कि हमें पश्चिमी ज्ञान भारतीयों पर थोपने की बजाय जो भारतीय ज्ञान चला आ रहा है उसी को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। और इन्होंने इस बात में सहमति दिखाई कि जो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वर्ग है या जो भी यहाँ पे कम्युनिटी रह रही हैं, उनको वही पढ़ाया जाना चाहिए जो वो पहले से जानते हैं। यानी जो यहाँ की परंपरागत ज्ञान है, जिससे कि मतलब बच्चा पैदा होता है तभी से अपनी मातृभाषा को सीखने लगता है। तो इन अधिकारियों ने ये माना कि इनके ऊपर कोई नया ज्ञान थोपने की बजाय जो इनका परंपरागत ज्ञान है उसी को ही बढ़ावा देना चाहिए। ये सभी अधिकारी चाहते थे कि प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ हैं उनके अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संस्कृत व फारसी साहित्य जो यहाँ के परंपरागत थे, संस्कृत फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए इन्होंने संस्थानों की स्थापना की भी बात कही कि ऐसे इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएं जो कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बढ़ावा दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। इसी के साथ ही 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई। तो ये हमें प्रयास ध्यान होने चाहिए कि जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अब कंपनी आई तो उसके साथ अनेक अधिकारी भी आए। इन अधिकारियों ने जो अपने विचार रखे उनमें से हमने देखा कि एक ऐसे अधिकारी वर्ग थे, ऐसे लोग थे जो कि भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे और ये कहते थे कि हमें भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देना चाहिए। काफ़ी ज्ञान छिपा हुआ है इन ग्रंथों में और इन्होंने काफ़ी संस्थाओं की भी स्थापना की और हमने प्राच्यवादियों की संज्ञा ऐसे अधिकारियों को, ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की। तो हमें इनके प्रयास पते होने चाहिए कि कलकत्ता में इन्होंने एक मदरसा भी खोला, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। यहाँ देखिए, इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि प्राच्यवादी भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में किस तरह से सोचते थे। यहाँ पे ये वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक है जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और प्राच्यवादियों के घोर समर्थक थे। इनके एक साइड को पंडित को खड़ा दिखाया गया है और दूसरी साइड को मुंशी जी बैठे हुए हैं। प्राच्यवादी भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण समर्थक थे और खुद वॉरेन हेस्टिंग्स विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखना पसंद करते थे और ये जो भारतीय भाषाएं, बोलियां इनके द्वारा सीखी जाती थी, इनको ये वर्नाक्युलर की संज्ञा देते थे। हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो मदरसा स्थापित किया उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका ये मानना था कि जो ये प्राचीन भारतीय ज्ञान है ये ब्रिटिश शासन का आधार होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक वर्ग को डिस्कस किया, एक क्लास देखी हमने जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समर्थक थी। अब हम एक दूसरे ग्रुप को देख रहे हैं। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि वो वर्ग के लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति के समर्थक थे और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भारतीय ज्ञान है या भारतीय जो शिक्षा है वो अवैज्ञानिक है, गैर तार्किक है, व्यवहारिक भी नहीं है, ना तो उसे तर्क की कसौटी पे कसा जा सकता है, ना वैज्ञानिक की कसौटी पे कसा जा सकता है। तो इसलिए ऐसी भाषा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये जो इस ग्रुप के लोग थे इन्होंने क्या क्या प्रयास किए पश्चिमी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए। अब एक बात आपके मस्तिष्क में जरूर क्लिक कर रही होगी कि ये जो पश्चिम और पूर्व है ये क्या मामला है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन कहाँ है? यूरोप में। तो ये जो यूरोप और अमेरिका के कंट्री हैं ये पश्चिमी कंट्री और जो एशिया है, भारत है, चीन है, तो ये जो एशिया के ये सब
कंट्रीज हैं इनको जो पूर्वी कंट्री कहकर संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पूर्व से तात्पर्य भारत से ही है। तो इन्होंने इस शीर्षक के तहत हम पढ़ेंगे पूर्व की जघन्य गलतियाँ, कि किस तरह से इन्होंने भारतीय ज्ञान की, भारतीय सभ्यता संस्कृति की आलोचना की। तो 19वीं सदी के प्रारंभ से बहुत सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो जो प्राच्यवादियों का दृष्टिकोण था कि नहीं भाई भारतीय शिक्षा अच्छी है, तो इन्होंने उसकी आलोचना करनी शुरू की और इन्होंने अपने कथनों के माध्यम से साबित करने की कोशिश की, तर्कों के माध्यम से, कि जो पूर्वी समाज हैं, भारत वगैरह जो एशिया, उन पूर्वी समाजों का ज्ञान अवैज्ञानिक है, बहुत सारी कमियां हैं उसमें, बहुत सारी त्रुटियों से वह भरा हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि अरबी व संस्कृत भाषा और अरबी व संस्कृत भाषा में लिखे गए किसी भी साहित्य को बढ़ावा देने की, इसके ऊपर खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किन्होंने कहा? ये जो कि अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जो कि पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। यहाँ पे देखिए, प्राच्यवादी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो पहला वर्ग था प्राच्यवादियों का, ये वो लोग थे जो कि एशिया की भाषा, सभ्यता, संस्कृति का गहरा ज्ञान रखते थे और इसको बढ़ावा देने की बात कहते थे। तो जब हम बात कर रहे हैं प्राच्यवादियों के आलोचकों की, भारतीय सभ्यता संस्कृति की आलोचना करने वाले अंग्रेज अधिकारियों की, तो उनमें महत्वपूर्ण नाम आता है जेम्स मिल। ये वही जेम्स मिल हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, स्कॉटलैंड के, जिन्होंने कि भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया था, चैप्टर फर्स्ट में याद करो। तो जेम्स मिल क्या कहते हैं? जेम्स मिल कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेजों को कोई ज़रूरत नहीं है कि देसी जनता को खुश करें, कि देसी जनता को जो उनकी पहले से शिक्षा चली आ रही है उस शिक्षा को जारी रख के देसी जनता को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका दिल जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता की इच्छा के हिसाब से शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो ये शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है ये उपयोगी नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक नहीं है। ये मत दिया जेम्स मिल ने कि कोई भी आवश्यकता नहीं है भारतीय शिक्षा को जारी रखने की, क्योंकि वो अवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि भारतीयों को जो पूर्वी समाजों की काव्य हैं, धार्मिक साहित्य है, वो पढ़ने की बजाय पश्चिम के वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताओं का ज्ञान प्रदान किया जाए। हालांकि बात तो गलत नहीं है कि वैज्ञानिक व तकनीकी सभ्यता है, वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न हुई कि इन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह से चेंज करने की वकालत की। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई वैज्ञानिक शिक्षा शामिल की जाए या तकनीकी शिक्षा शामिल की जाए, लेकिन आप तो पूरा का पूरा आधार ही परिवर्तित करने की बात कह रहे हो। तो इस तरह के उन्होंने विचार दिए। उसके बाद जो अगले विचारक आए, मैकॉले, और इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो हम देखते हैं कि 1830 के आसपास के समय में प्राच्यवादियों का महत्व लगभग घटने लग गया था, और जो ये प्राच्यवादी थे जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे, भारतीय संस्कृति का, फारसी संस्कृत भाषा के जो ये समर्थक थे अंग्रेज अधिकारी, इनका विरोध बढ़ता चला गया और अनेक अंग्रेज अधिकारी ऐसे आने लग गए जो कि भारतीयों को असभ्य, बर्बर बताने लग गए। और इन्होंने अपना एक कल्चरल मिशन क्लियर किया कि हमारा एक सांस्कृतिक उद्देश्य ये है कि हम भारतीयों को सभ्य बनाएं, कि भारतीय तो असभ्य हैं, भारतीय तो बर्बर है। इन्होंने ये तर्क दिया और उनके अनुसार पूर्व के ज्ञान की कोई भी शाखा, जो ये पूर्वी देश हैं, इनका कोई भी ज्ञान, कोई भी साहित्य आप उठाकर देख लो, ये इंग्लैंड के ज्ञान के बिल्कुल भी तुल्य बराबर नहीं है, बिल्कुल भी समकक्ष नहीं है। उनका ये लॉजिक था, उनका ये तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुलकर के उन्होंने ये वक्तव्य दिया, ये कथन दिया कि अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, प्राचीन यहाँ की जो शिक्षा परंपरा है, उसके ऊपर पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भारतीय ज्ञान है, एशिया का जो पूर्वी लोगों का जो ज्ञान है, वो पश्चिमी सभ्यता की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकता है। तो मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा पे जोर देते हुए कहा कि अंग्रेजी के ज्ञान से ही भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठ जो साहित्यिक कृतियां हैं उनका अध्ययन करने को मिल सकता है, पश्चिमी विज्ञान व दर्शन के बारे में जानने का मौका मिल सकता है। इसलिए इन्होंने कहा, इन्होंने क्या वकालत की? अंग्रेजी शिक्षा की, अंग्रेजी भाषा की वकालत की। और मैकाले ने जो ये विवरण दिया, इन्होंने जो ये अपना वक्तव्य दिया, इसी के आधार पर ही 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। याद रखना है, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया मैकॉले के विवरण के आधार पे, और अंग्रेजी को बना दिया गया उच्च शिक्षा का माध्यम। आज बच्चों, आज हम देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल है इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन लेना, है ना,
अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा व्यवस्था, वार्षिक आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, और हम देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि ऐसा बहुत पहले से हो रहा होगा, लेकिन ऐसा बहुत पहले से नहीं हो रहा था, क्योंकि हम दूसरे वीडियो के तहत समझेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था प्राचीन समय में कैसी थी, और फिर जो ये चेंजेज हुए जिन्हें हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये हमारे औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान हुए थे। जो हम देख रहे हैं अभी वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होता है, एक माध्यम बन गया है अंग्रेजी माध्यम, तो ये पहले नहीं होता था। तो मैकॉले के विवरण के आधार पे 1835 के एक्ट के तहत अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। वह जितने भी प्राच्यवादी संस्थान थे, प्राच्यवादी संस्थान आप समझ गए होंगे, ऐसे अंग्रेज अधिकारी जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के पक्षधर थे, उन्होंने भारतीय सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की थी उन्हें प्राच्यवादी संस्थान कहा गया था, जिसमें हम देख चुके थे कि कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था, इसी के साथ ही एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। तो ये जो नया एक्ट आया, इसने क्लियर कह दिया कि अंग्रेजी को तो माध्यम बनाओ, जो अपनी शिक्षा व्यवस्था है उसका, उच्च जो शिक्षा व्यवस्था है, इसी के साथ ही जितने भी प्राच्यवादी संस्थान हैं उनको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इन्होंने प्राच्यवादी संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। क्या कहा कि ये प्राच्यवादी संस्थान किसी काम के नहीं है, कुछ समय बाद ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, और अब विद्यालयों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तिका छपने लगी। तो ये कुछ परिवर्तन हुए। यहाँ पे हम देख सकते हैं थॉमस मैकॉले को दिखा रखा है, ये उनका अध्ययन कक्ष है, और इन्होंने, हम देखते हैं कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अब अगली बात आती है व्यवसाय के लिए शिक्षा। यहाँ अभी तक हमने दो पक्षों को समझा कि किस तरह से एक पक्ष के व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं भारतीय सभ्यता, भारतीय शिक्षा अच्छी है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, भारतीय सभ्यता, भारतीय शिक्षा बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल अतार्किक है, इसलिए पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी शिक्षा को, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्राच्यवादी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं, और जो ये दूसरा पक्ष है इसका प्रभाव भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर देखने को मिलता है। अब एक दूसरी बात उठती है कि जो ये अंग्रेज अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने शिक्षा को एक माध्यम बनाया अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। मैं आपको पूर्व के वीडियो में कई बार क्लियर कर चुकी हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी, और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एकमात्र अधिकतम लाभ कमाना था, कि भाई मेरा उद्देश्य, कंपनी का उद्देश्य, हर एक कंपनी का उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना। तो कंपनी ने शिक्षा को एक माध्यम बनाया कि जब हम शिक्षा बदलेंगे, यानी जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो दूसरे देश में डेवलप करेंगे, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति है वो भारतीयों में विकसित करेंगे, तो भारतीयों के विचार परिवर्तित होंगे। विचार परिवर्तित होने के बाद वो पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी लाइफ स्टाइल को, पश्चिमी जो जीवन जीने का तरीका है उसको अपनाएंगे, और यदि वो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अच्छा मानने लग जाते हैं तो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा इसको समझते हैं। 1854 में कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या चीज़ थी? कोई भी कंपनी होते हैं, माना कि मेरी एक कंपनी है तो उसमें 8-9 लोगों ने पैसा लगाया है, तो वो सब होते हैं शेयर होल्डर्स, है ना। तो उन्हीं में से कुछ लोग जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होते हैं, जो कि कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। तो ऐसे ही कंपनी का लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उनको शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। अब ये जो ऊपर टॉपिक दिया गया है, वुड्स डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र, तो ये क्या चीज़ है? तो ये सेम ही है जो एक नोट भेजा था, जो एक डिस्पैच भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रबंधक थे, इनके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने एक नोट भेजा, ब्रिटेन से भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में। और ये जो संदेश आया, ये जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, उनके नाम से जारी हुआ, इसलिए इस डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया। क्लियर हुआ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उन्होंने, उन लोगों ने एक नोट भेजा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये परिवर्तन होना चाहिए। चूँकि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके जो अध्यक्ष थे वो चार्ल्स वुड थे, और इनके नाम से संदेश जारी हुआ, इसलिए इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। अब ये जो वुड्स डिस्पैच था, इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए थे? क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि वुड्स डिस्पैच के प्रावधान बताइए, या ये कब जारी हुआ? तो 1854 में ये जारी हुआ।
तो उस डिस्पैच में ये बात कही गई स्पष्ट रूप से कि सरकार जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य जो पश्चिमी देशों की, इंग्लैंड वगैरह यूरोप की जो सभ्यता संस्कृति है उसको बढ़ावा दे, पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रचार करे, और यहाँ तक कि भारतीय जो प्राच्यवादी संस्थान हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जाए, प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाए। क्योंकि देखिए अब पॉइंट पे आइए कि इसका व्यावसायिक महत्व कैसे होगा, शिक्षा का व्यावसायिक महत्व कैसे होगा, कि यदि यूरोपीय शिक्षा दी जाएगी तो इससे भारतीयों की रुचि, भारतीयों को सोचने विचारने का तरीका, भारतीयों की इच्छाएं, ये सब बदलेंगी। और जब भारतीय पश्चिम की तरह सोचने लग जाएंगे, पश्चिम की तरह रहने सहने जीने लग जाएंगे, तो जो इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुएं हैं, इंग्लैंड में जो जीने का तरीका है वो यहाँ पे अपनाया जाएगा। तो जो इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुएं हैं उनकी मांग भारत में बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, जब कंपनी की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो कंपनी को फायदा होगा। तो ये हुआ इसका व्यावसायिक उपयोग। इसके साथ ही इन अंग्रेज अधिकारियों ने ये सोचा कि अभी तक हमने क्या कर रही थी, भारत में शासन को चलाने के लिए अपने अंग्रेज जो इंग्लैंड है वहां से अधिकारियों को भर्ती कर ला रही थी, तो इससे काफी आर्थिक भार उठाना पड़ रहा था कंपनी को। अब कंपनी ने सोचा क्यों न इनको, भारतीयों को इस तरह से ट्रेन किया जाए, इस तरह से इनको प्रशिक्षित किया जाए कि ये ही भारत में प्रशासन चलाने के काम आए। तो ये भी एक दूसरा उद्देश्य था जिसके कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित किया गया। तो हम देखते हैं कि 1854 के ये जो वुड्स का घोषणा पत्र था या जो नीति पत्र था, उसके बाद अंग्रेजों ने काफ़ी परिवर्तन किया। सरकारी जो शिक्षा विभाग है उनका गठन किया गया और अलग से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिए गए, और जिनका उद्देश्य था कि जो शिक्षा संबंधी सभी मामले हैं उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो सके, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले सके। यहाँ पे देखिए इसी दौरान जो ये वुड्स डिस्पैच आया उसके बाद काफ़ी परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों में से एक है कि 1857 में जब देश में लगभग बगावत शुरू हो चुकी थी, उस समय कलकत्ता, मद्रास व बम्बई विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई, और यानी जो ये उच्च शिक्षा संस्थान थे इनकी स्थापना का कार्य प्रगति पर रहा। ये देखिए 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है। तो अभी तक हमने देखा कि जो प्राच्यवादियों के विरोधी थे इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही, उसका व्यावसायिक उपयोग की बात कही। अभी एक और मत दिया गया है हमारी बुक में ईसाई प्रचारक के नाम से, कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था व्यापारिक उद्देश्य, लाभ कमाना। ठीक इसी समय जो यूरोप वगैरह से ईसाई मिशनरीज आए थे जिनका धार्मिक उद्देश्य था कि जो ईसाई धर्म है इसका प्रचार प्रसार करना। तो ये जो ईसाई मिशनरीज आए थे इन्होंने शुरुआत में क्या, इन्होंने नैतिक शिक्षा की बात कही और ये कहा कि नैतिक उत्थान करना व्यक्तियों का जरूरी है, और नैतिक उत्थान तभी हो सकता है जब ईसाई धर्म ग्रहण किया जाए, यानी इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो शुरुआत में जो ये ईसाई मिशनरीज आए थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक उद्देश्य थे इनका विरोध किया। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में 1813 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को कोई भी सहयोग नहीं प्रदान किया, उसके बाद में इन्होंने सहयोग प्रदान किया। तो एक बार ये मत भी देखते हैं कि जब भारत में इतनी शिक्षा व्यवस्था पे विचार चल रहा था तो ईसाई मिशनरियों ने क्या मत रखा। 19वीं सदी में भारत में जितने भी ईसाई प्रचारक थे, ईसाई मिशनरीज थे, इन्होंने भी अपना शिक्षा का पर्सपेक्टिव रखा, अपने शिक्षा का उद्देश्य बताया कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के जो नैतिक चरित्र है उसमें सुधार लाना है, और ईसाई शिक्षा से ही यह संभव है। और हम इस पॉइंट को पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आदिवासी वर्ग के लोग थे, किसान थे, यहाँ जो भारतीय की जो स्थानीय जनता थी वो क्यों इतना ज़्यादा विरोध के लिए अग्रसर हो गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान हमने देखा था कि जो भी ईसाई मिशनरीज आए थे इन्होंने दबाव डाला यहाँ के स्थानीय लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो ये वही ईसाई मिशनरीज हैं जिनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना है। 1813 तक हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो ये ईसाई मिशनरीज आ रहे थे, ईसाई जो प्रचारक थे, इनका विरोध करती रही। इसलिए जो ये ईसाई मिशनरी थे ये उन क्षेत्रों में अपने संस्थाएं, अपने इंस्टीट्यूट नहीं खोल पाए जहां पर कि ब्रिटेन का नियंत्रण था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। इसलिए इन्होंने जो अपना मिशन खोला वो सेरामपुर में खोला। हम आगे उसकी पिक्चर देखेंगे, कोलकाता में। यहाँ पर इन्होंने अपना मिशन खोला क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि जो डेनिश कंपनी थी उनके नियंत्रण में था। इसी के साथ ही इन्होंने 1800 में छापाखाना लगाया, 1818 में कॉलेज खोला। यानी जो ईसाई मिशनरी थे इन्होंने भी अपने शिक्षा संबंधी विचार थे कि भाई नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, इसको प्रेरित करना शुरू किया था।
हम देखते हैं कि 1813 के बाद हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ईसाई मिशनरीज को सहयोग देना, सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसमें लोगों के मन में विरोध था कि हमें ये ईसाई मिशनरीज क्यों हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर ले ली जाती है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, और अब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट नियंत्रण हो जाता है। तो ब्रिटिश क्राउन ये स्पष्ट नीति अपनाते हैं कि अब भारतीयों का जो धार्मिक मसला है या उनके जो व्यक्तिगत मामले हैं सांस्कृतिक धर्म से संबंधित, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने से मना कर दिया कि अब इनको इस प्रकार की कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। यहाँ देखिए, ये हैं कि स्कॉटलैंड के जो ईसाई प्रचारक है विलियम केरे, उनको दिखाया गया है। और यहाँ पे कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित जो सेरामपुर कॉलेज है, जो कि ईसाई मिशनरीज ने यहाँ पे जो अपना संस्थान खोला, उसको दर्शाया गया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या देखा हमने देखा कि जब अंग्रेज यहाँ आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करती है, तो वो ये कहकर संबोधित करती है कि भारतीय असभ्य है, बर्बर हैं, और हम तो उनको सांस्कृतिक रूप से और जो शिक्षा के रूप से उन्नत विकसित बनाने के लिए आए हैं। ये तर्क उनके द्वारा दिया जाता है। उसी क्रम में हम देखते हैं कि दो तरह की जो विचारधारा विकसित होती है। एक तरफ वो लोग आते हैं जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्रशंसा करते हैं और जो प्राचीन ज्ञान है उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिसमें हमने प्राच्यवादियों को देखा। दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो कि भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं और भारतीय शिक्षा को पूरी तरह से परिवर्तित करने की बात करते हैं, जिसमें हमने देखा कि वो सफल भी होते हैं, जिसमें हमने मैकॉले को पढ़ा, उसके बाद वुड डिस्पैच को देखा। इसी के साथ ही हमने देखा कि एक और पक्ष जो इंडिया में डेवलप हो रहा था ईसाई मिशनरीज का, जिन्होंने की नैतिक शिक्षा देने की बात कही थी। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। धन्यवाद।